हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं प्रियंका पांचाल फ्रॉम द के एस इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ वेब। आज शुरू करते हैं हम 11th क्लास का चैप्टर लिविंग वर्ल्ड। दोबारा चलो तो बच्चों शुरू करते हैं कि लिविंग वर्ल्ड क्या होता है, और एक अच्छी एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरू करते हैं। लिविंग वर्ल्ड क्या होता है? लिविंग वर्ल्ड तो लिविंग वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो आप कैसे पहचानोगे कि आप लिविंग हो, नहीं हो, लिविंग हो, नॉन लिविंग हो? तो ऐसे बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसमें हम अपने आप को डिफाइन कर सकते हैं कि हम लिविंग होते हैं। तो देखते हैं लिविंग क्या होते हैं। तो लिविंग भी एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस ही आप समझो। लिविंग में हम क्या करते हैं? लिविंग में हम अपने डेली रूटीन की बहुत सारी चीज़ें करते हैं। सपोज हम खाना खाते हैं, ईटिंग करते हैं, वॉकिंग, डाइजेशन, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जो एक लिविंग ह्यूमन बीइंग करता है। लेकिन हमारे साथ साथ बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स, ऐसे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वो लिविंग मतलब सर्वाइव कर रहे हैं, जी रहे हैं अपना अपनी लाइफ को सस्टेन रखने के लिए, अपनी सर्वाइवल रेट को मेंटेन करने के लिए लिविंग रहना बहुत ज़रूरी है। तो लिविंग कैसे, क्या क्या पैरामीटर हो सकते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं लिविंग को। वैसे हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करा है। पहला होता है डिफाइनिंग फीचर और दूसरा होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर। डिफाइनिंग फीचर्स और सेकंड होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर भाई, डिफाइनिंग फीचर से आप क्या समझते हो? डिफाइन का मतलब होता है परिभाषा। ऐसे पैरामीटर, एक ऐसी स्टेट जहाँ पे आप सिर्फ बोल सकते हो कि ये डिफाइनिंग है या फिर ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, उसको हम बोलेंगे डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर लिविंग वर्ल्ड का दैट प्रेजेंट ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म without any exception. Living organism without any exception, जिसमें कोई एक्सेप्शन की ज़रूरत ही नहीं है। बिना एक्सेप्शन के जो फीचर होते हैं जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही प्रेजेंट होंगे, उनको हम बोलते हैं डिफाइनिंग फीचर। अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की, तो कैरेक्टरिस्टिक ऐसे फीचर्स हो सकते हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट इन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑल्सो। ठीक है, तो बच्चों आप समझ पा रहे होंगे कि लिविंग फैक्टर वो होंगे जो सिर्फ प्रेजेंट होंगे। डेफिनेट फैक्टर सिर्फ वो फैक्टर होंगे जो सिर्फ आपके प्रेजेंट होंगे लिविंग में। अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक फीचर की, ऐसे फीचर्स या ऐसे फैक्टर जो सिर्फ प्रेजेंट होंगे लिविंग और उसके साथ साथ नॉन लिविंग दोनों में। क्लियर? डिफाइनिंग फीचर हो गया हमारा। अब ऐसे लिविंग को अपने आप को डिफाइन करने के लिए, कैरेक्टरिस्टिक करने के लिए आपके एनसीईआरटी की बुक में बहुत सारे ऐसे पैरामीटर हैं जिनके बेसिस पे हम कैटेगराइज करेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ कि क्या क्या फैक्टर हमने रखे हैं इसमें। ग्रोथ, दूसरा रखा है रिप्रोडक्शन,
थर्ड वन इज सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ वन इज मेटाबॉलिज्म, एंड फिफ्थ वन इज कॉन्शियसनेस। और इसको आप और दोबारा से बोल सकते हैं एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड एंड एबिलिटी टू सेंस। एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड, या फिर आप इसको सेल्फ अवेयरनेस भी बोल सकते हो, सेल्फ अवेयरनेस। तो ये कुछ बेसिक से पैरामीटर्स हैं या फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे आप कैटेगराइज करोगे कि हम लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ की। चलो शुरू करते हैं। ग्रोथ क्या होता है? अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो सबसे पहले अपने सर्वाइवल के लिए बर्थ करेगा, बर्थ करने के बाद वो ग्रो करेगा। तो ग्रोथ में इंक्रीज नंबर इन सेल एंड साइज ऑल्सो। ग्रोथ का क्या मतलब होता है? सपोज करो हम ही हैं, अपनी ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं या किसी प्लांट की बात करते हैं। सबसे पहले सीड होते हैं, सीड से एक थोड़ा सा प्लांट ग्रो होता है, उसके बाद पूरा ग्रो होता है, फिर उसके बाद एक पूरा ट्री आप देखते हो। ऐसे ही ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें, सबसे पहले जाइगोट बनता है, फिर उसके बाद पूरा एक बेबी का जो प्रोसेस होता है, ग्रो करना शुरू होता है। इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है, एक सेल के अंदर जो सेल नंबर है वो इंक्रीज होते हैं और सेल का साइज भी इंक्रीज होता है। सपोज करो ऐसे समझो, ये एक सेल है, ठीक है, और ये सेल जो है नंबर में भी बढ़ते जाएंगे और उसके बाद ये कैसे पूरे एक साइजेस में भी बढ़ते जाएंगे। तो इंक्रीज इन नंबर एंड साइज ऑल्सो, ये हम बोलते हैं ग्रोथ। ठीक है, अगर हम ग्रोथ की बात करें तो बच्चों क्या आप मुझे बता सकते हो ग्रोथ एक डेफिनेट फीचर है या फिर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? चलो इस पर बात करते हैं कि ग्रोथ एक डेफिनेट फीचर है या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें हमें पता है कि ग्रोथ होती है, लेकिन क्या आपने कभी देखा है कोई ऐसे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या उनमें भी ग्रोथ हो सकती है? अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म की, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और यहाँ पे हम ले लेते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग्स की या फिर प्लांट्स की, एनिमल्स की, बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, मैनी ऑफ द ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जो ग्रो करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम नॉन लिविंग की बात करें, अगर हम माउंटेन्स की बात करें, ठीक है, पहाड़ की बात करें, किसी हिल एरिया की बात करें, तो आपने वहाँ पे देखा होगा बहुत सारी जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, वो इस पहाड़ के ऊपर आके जो है वो जम जाती हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें भी मासेस इंक्रीज होता है, मासेस इंक्रीज होगा। जैसे हमारे अंदर मास इंक्रीज होता है, ऐसे ही अगर माउंटेन की बात करें या किसी मिट्टी के ढेर की बात करें तो उसमें भी जो मास है, जो साइज़ है, साइज़ बढ़ जाता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ एक डेफिनेट फीचर नहीं है, ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जैसे कि आप देख पा रहे हो ग्रोथ
नॉन लिविंग में भी हो रहा है। तो कैरेक्टरिस्टिक हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऐसे फीचर होंगे जो नॉन और नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में पाए जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं हम, दूसरा ले लेते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन इज फर्दर, दो वर्ड से मिलके बनता है, री मीन्स अगेन एंड दिस इज प्रोडक्शन, प्रोड्यूस करना, यानी दोबारा से प्रोड्यूस करना। यानी रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें आप अपने जैसे ही सिमिलर कॉपी प्रोड्यूस करते हैं। और इसमें रिप्रोडक्शन का एक छोटा सा ओवरव्यू मैं दे देती हूँ। रिप्रोडक्शन बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस in which the organism give rise to young ones, अपने जैसे ही ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ऑफ स्प्रिंग या प्रोजेनी या अपने जैसे ही बच्चे बनाते हैं। रिप्रोडक्शन प्रोसेस को बोलते हैं। रिप्रोडक्शन की जो टाइप की बात करें, रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप, वन इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द अनदर वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम ग्रोथ करने की बात करें, अगर हम इनमें डेफिनेट कैरेक्टर देखें, डेफिनेट फीचर देखें, तो क्या आप कह सकते हो कि लिविंग ही रिप्रोडक्शन करते हैं, क्या कोई नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता? अगर हम लिविंग की ही बात करें, अगर ये डेफिनेट फीचर अगर आप समझ पा रहे हो, तो क्या आपने कभी सोचा है कि एक म्यूल्स होता है, एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी के हिसाब से जो दिया गया है, म्यूल्स जो खच्चर होता है, एक हाइब्रिड कॉम्बिनेशन होता है फीमेल हॉर्स का, फीमेल हॉर्स एंड डंकी का। अगर हम उनके क्रोमोसोम्स की बात करें, फीमेल हॉर्स हैव 64 क्रोमोसोम्स इन देयर डीएनए और वाइल डंकी हैज 62 क्रोमोसोम्स। अगर हम म्यूल्स की बात करें, जो खच्चर होता है, उसके जो क्रोमोसोम्स होंगे वो होंगे 63। यानी ये एक ऐसा हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म होता है जो जिसके क्रोमोसोम्स ना मैच होते हैं उसके मदर से, ना ही मैच होते हैं उसके फादर से। ठीक है, तो ये एक हाइब्रिड फॉर्म है। तो इसलिए जो म्यूल्स है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बट इट कैन नॉट फर्दर रिप्रोड्यूस, अपने जैसे प्रोजेनी नहीं बना सकता है। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम्पल दिया है आपका वर्कर बी का, वर्कर बी और इनफर्टाइल कपल, इनफर्टाइल कपल। वर्कर बी और इनफर्टाइल कपल भी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगर हम इन वर्कर बी की बात करें, तो जो वर्कर बी होती है वो एक मतलब सिंगल पेरेंट होती है जो इनफ कैपेबल होती है टू रिप्रोड्यूस देयर ऑर्गेनिज्म, यानी अपने जो न्यू बेबीज़ हैं उनको सिंगल पेरेंट जो है वो इनफ होती है। ठीक है, और विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस। क्या बोलते हैं? पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस। ठीक है, तो पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है? जब सिंगल पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व होता है फॉर्मेशन या न्यू स्प्रिंग बनाने के लिए, न्यू ऑफ स्प्रिंग बनाने के लिए, उसको हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। ऐसे ही अगर हम बात करें इनफर्टाइल कपल की, इनफर्टाइल कपल बहुत सारे आपने ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे जो मेल फीमेल होते हैं लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं सब कुछ ठीक होने के बाद भी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे ऐसे होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन is again a characteristic feature, not a definite feature, characteristic feature। आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्यों है, क्योंकि हमने बात करी थी डेफिनेट फीचर वो होंगे, ऐसे फीचर होंगे जो सिर्फ लिविंग
ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म आपने वर्कर भी देखा है, म्यूल्स भी देखा है, इनफर्टाइल कपल भी देखा है, लेकिन वो तो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन अगेन इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर, नॉट ए डेफिनेट फीचर। उसके बाद बात करते हैं हम, थर्ड बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व इन अ लिविंग बॉडी। सम टोटल ऑफ all chemical reactions that occurs in a living body, सम टोटल का मतलब होता है बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें एनर्जी का ब्रेकडाउन होता है, बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें एनर्जी का बिल्डअप होता है। तो उन टोटल रिएक्शंस को मिला के जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज फर्दर ऑफ टू टाइप, one is anabolism and the another one is catabolism। एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है आपका कैटाबॉलिज्म। अगर आप कभी कंफ्यूज रहो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में, कैटाबॉलिज्म मतलब कट मतलब ब्रेक डाउन। हमारी बॉडी के अंदर ऐसी केमिकल रिएक्शन चलती है जिनमें जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर सपोज करो ये लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं और एनर्जी के फॉर्म में ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होते हैं। इनको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। अगर हम बात करें एनाबॉलिज्म की, एनाबॉलिज्म का मतलब होता है बिल्डिंग अप प्रोसेस, बिल्डिंग अप, यानी जिसमें जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एनर्जी के साथ मिलके बिल्डअप करते हैं लार्जर मॉलिक्यूल्स को। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलेंगे एनाबॉलिज्म। आई होप आप समझ गए होंगे, दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म क्या होता है। तो क्या आप समझ सकते हो कि मेटाबॉलिज्म सिर्फ एक लिविंग बॉडी में होता है? अगर हम बात करें सेल फ्री सिस्टम की, सेल फ्री सिस्टम क्या होता है? सेल फ्री सिस्टम, सेल फ्री सिस्टम का मतलब होता है कि इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है लिविंग बॉडी की, सेल फ्री है, उसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। अगर हम बात करें लैब की, अगर ये लेबोरेटरी में जो प्रोसेस चले उसमें जो टेस्ट ट्यूब हम यूज़ करते हैं, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो हम बॉडी के इनसाइड होती हैं। वही सेम रिएक्शंस अगर हम उनको ऐसा वही मटेरियल, वही इन्वायरमेंट, सारी चीज़ें हम उनको रिएक्टेंट वगैरह सारी चीज़ें प्रोड्यूस करें तो वही सेम रिएक्शंस आपकी लैब के अंदर भी इनसाइड द टेस्ट ट्यूब करवाई जा सकती है। लेकिन क्या डिफरेंस है सिर्फ इनमें, जो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में कोई भी सेल नहीं होता। तो टेस्ट ट्यूब कैसा है? टेस्ट ट्यूब एक सेल फ्री सिस्टम है, इसीलिए हम इस प्रोसेस को क्या बोल सकते हैं? इस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म होता है वो एक डेफिनिट फीचर होता है, नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर। याद रखना कि जो मेटाबॉलिज्म होता है वो एक डेफिनिट फीचर है, डेफिनिट फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पोंड, या फिर कॉन्शियसनेस, या फिर हम बोल सकते हैं इसको सेल्फ अवेयरनेस।
एबिलिटी टू सेंस एंड रेस्पॉन्ड का क्या मतलब होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हीं में ही इतना जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं वो इतने पावरफुल, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, अच्छे से उनका जो नर्व कोऑर्डिनेशंस होता है या जो कंडक्शंस होता है, इम्पल्सेस होते हैं, वो इतने बढ़िया से काम करते हैं कि सपोज़ करो मैं अगर अपने स्किन पे कुछ भी ऐसे टच करती हूँ तो मेरा जो सिग्नल्स है, जो स्किन के जो सिग्नल्स हैं वो सेंसरी नर्व जो हैं वो ये बताएंगे दैट समथिंग इज़ हैपेंड विद मी विद माई स्किन। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एबिलिटी टू सेंस। कुछ चीज़ों को महसूस करना, महसूस करके उनके अगेंस्ट रेस्पॉन्स करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। और उसमें कॉन्शियसनेस में भी जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस जो हैं सबसे ज़्यादा सेल्फ अवेयर होते हैं, सेल्फ अवेयर होते हैं। सेल्फ अवेयर का क्या मतलब होता है, अगर हम प्लांट की या एनिमल्स की बात करें तो वो अपने आप को किसी भी, अगर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं कि अगर उनको सेंस भी है लेकिन वो रेस्पॉन्ड नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स भी करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं जो ह्यूमन बीइंग होता है वो सबसे ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस एनिमल्स है या ह्यूमन बीइंग है। तो इसमें हम बात करेंगे, ये एक डेफिनेट फीचर है, नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर। किसी भी, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जब वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होता है, इन्फ्लुएंस होने के बाद उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स करता है उसको हम इस कैटेगरी में रखेंगे। तो इसका मतलब जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें इतनी कैपेबिलिटी होते हैं कि वो अपने आसपास की चीज़ों को रिकग्नाइज कर सके और उनको रेस्पॉन्ड कर सकें। उसके बाद बात करते हैं हम, जो हमारा लास्ट फैक्टर होता है या लास्ट पैरामीटर जो है उसमें होता है हमारा सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन से जैसे आप पहले ही समझ पा रहे हैं इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है सेल का, और सेल जो है वो कोरिलेट करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो हम बोल सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए या लाइफ को सस्टेन करने के लिए सेल का होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर सेल होगी तभी लाइफ है, तभी एक लिविंग वर्ल्ड है, तभी बहुत सारी स्पीसीज़ हैं, उनमें डाइवर्सिटीज़ हैं। विदाउट अगर सेल नहीं है तो सेल के बिना तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एक डेफिनिट फीचर होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होगा। मे बी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, वो वैरी हो सकता है, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन सेल होना मैंडेटरी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो बच्चों ये आज के कुछ पैरामीटर्स थे, कुछ फीचर्स थे जो लिविंग वर्ल्ड में आपके एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। और अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे एनी टाइम फ्री टू आस्क, आप आराम से पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर।